हेलो, स्वागत है आपका डे 13 में। और हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी। पॉलिटी का पार्लियामेंट खत्म कर चुके थे और पार्लियामेंट के बाद हम लोग सारा अभी सिस्टम धीरे धीरे समझेंगे। कुछ और टॉपिक्स पार्लियामेंट में जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल 105 कहता है अबाउट प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस के बाद बात करता है कौन से प्रिविलेजेस? प्रिविलेजेस जो कि एक एमपी को मिलती है, प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज जो आपके एक एमपी को मिलती है। तो ये सब हमें पता है एमपी को कौन कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अरेस्ट को लेकर, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, ये सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट, प्रिविलेज मोशन होता है। ठीक है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है? प्रिविलेज मोशन एक मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई दूसरा मेंबर ला सकता है। कब? अगर मिनिस्टर ने कुछ फैक्ट्स गलत बताए हैं, कुछ फैक्ट्स गलत बताए हैं या कुछ फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है, डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, तो आपका मिनिस्टर के अगेंस्ट एक प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है बाय एनी एमपी। ठीक है। नेक्स्ट पता होना चाहिए हमको यील्डिंग क्या है। ठीक है, यील्डिंग होता है कोई एक मेंबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई कुछ बात बोल रहा होगा, उसको बात बोलने से रोक देना, स्टॉप करना, और किसी दूसरे मेंबर को बोलने के लिए कहना कि आप बोलिए। ठीक है, एक मेंबर बोल रहा है, उसको आप चुप करा के दूसरे मेंबर को बोलने के लिए कहते हैं, तो इसको बोलते हैं यील्डिंग। इसका मतलब जो पहला मेंबर ने यील्ड किया है और दूसरा मेंबर अब बोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर। कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी एक पार्टी होगी, पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी नंबर 2 में चले जाए, तो उसको कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर्स, लीविंग अ पार्टी एंड ज्वाइनिंग अदर पार्टी। ठीक है। अब कुछ कुछ आर्टिकल देखेंगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भाई हम लोग देखेंगे आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 क्या कहता है? आर्टिकल 89 आपका बात करता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में। ठीक है, ये तो 89 हो गया। 89 के बाद 93। 93 बात करता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो ठीक है, 89 और 93 यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। तो 89 में यहाँ पे एक चीज बोली है कि जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात हो रही है ना, तो चेयरमैन क्या होगा? चेयरमैन हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, ऐसा आर्टिकल 89 में बोला गया है। और डिप्टी चेयरमैन को हम लोग चूज करेंगे अमॉन्ग द मेंबर्स। उसके बाद 98 देखते हैं। 98 में क्या बताता है? 98 आर्टिकल में सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट की बात बता रहा है। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है पार्लियामेंट का, उसको देखना। इसके लिए ये पार्लियामेंट खुद ही अपने लोगों को हायर करता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट निकालता है ताकि कुछ लोग आए जो पार्लियामेंट का एडमिनिस्ट्रेशन देखें। तो ये हो गई सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का जो स्टार्ट हुआ था, जो ऑफिस स्टार्ट हुआ था 1926 में, आपका सेक्रेटेरिएट बना था। ठीक है, और ये आपका गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता, गवर्नमेंट से आपका इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये बात होगी सेक्रेटेरिएट की। फिर आते हैं हम लोग के इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स। इसमें देखिए, एक तो ये आपको ये दिख रहा है 108। 108 क्या कहता है? ज्वाइंट सिटिंग। और 118 ये कहता है कि जो ज्वाइंट सिटिंग है वो प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड इसका करता है स्पीकर। तो एक चीज और, जो ज्वाइंट सिटिंग है वो कभी भी मनी बिल के ऊपर नहीं आता। वो या तो ऑर्डिनरी बिल हो या तो आपका फाइनेंस बिल हो, इस पे ज्वाइंट सिटिंग बैठ सकती है। लेकिन क्या मनी बिल पे बैठ सकती है? नहीं, मनी बिल पे बिल्कुल बैठ नहीं सकती। तो ये बात होगी ज्वाइंट सिटिंग की। अब सवाल उठता है, ये जो ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट सिटिंग कब कब बैठा था, उसका हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ ऊपर जगह का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और बताते हैं। तो एक हुआ था 1961 में, एक हुआ था 1978 में, एक हुआ था 2002 में। 2002 में हम सबको याद है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें पोटा पास हुआ था, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, 2002 में। उसके बाद 1978 और 61 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल पास हुआ था। और 1978 में आपका पास हुआ था बैंक सर्विसेज कमीशन बिल। बैंक सर्विसेज कमीशन बिल पास हुआ था 1978 में। तो ये तीन बिल आपको याद रखना है। ज्वाइंट सिटिंग में ऐसे तीन बिल पास हुए। ठीक है, पोटा पास हुआ, 61 में डाउरी प्रोहिबिशन पास हुआ, और बैंकिंग सेक्टर वाला जो आपका लॉ है वो आपका पास होता है 1978, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1978। ठीक है, ये तीन बिल याद रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइंट सिटिंग की बात कर ली। ठीक है,
स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो डेप्यूटी स्पीकर आपका प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा। देखिए चेयरमैन आपका कभी प्रिसाइड नहीं करता, क्यों? चेयरमैन मेंबर ही नहीं होता, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन। ये आप याद रखिए कौन प्रिसाइड करेगा जो। चलो ये तो बात हुई हमारे ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल्स की। मनी बिल के बारे में कुछ बात चर्चा करते हैं। वो 109 और 110 में बताया। 109 में बताया कि भाई मनी बिल अगर आपको लाना है तो केवल लोकसभा में ही आएगी, और मनी बिल कोई है कि नहीं, मतलब मनी बिल होने का जो सर्टिफिकेट है कि ये मनी बिल है, ये सर्टिफाई कौन करेगा? स्पीकर। अगर स्पीकर कहेगा कि हाँ ये मनी बिल है तो इसे मनी बिल माना जाएगा, ठीक है। और केवल लोकसभा में ही आ सकता है। अगर राज्यसभा कल कहे कि मैं मनी बिल लाना चाहता हूं तो राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल हमारा पार्लियामेंट में लाए, इंट्रोड्यूस करे। उसके बाद 116 देखते हैं। 116 इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज ऑन वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट याद रखिए 116 होता क्या है वोट ऑन अकाउंट? देखिए हमें बजट पास करना होता है। बिना बजट में एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल के बिना हम कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन ये जो बिल पास करने में कुछ समय होता है, भाई डिस्कशन होता है, स्क्रूटनी होती है, सारी चीजें होती हैं, उसमें होता है काफी समय। उस समय गवर्नमेंट का खर्चा कैसे पूरा होगा? तो उसके लिए एक वोट ऑन अकाउंट आता है कि बिना बजट पास हुए कुछ पैसा ऑलरेडी एलोकेट कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई अपना डे टू डे वर्क आप कर लीजिए जब तक बजट पास नहीं होता। बजट पास हो जाएगा तो फिर आपके पास पैसा ही पैसा, ठीक है। तो ये बात होगी 116 आर्टिकल की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे थे, प्रिविलेजेस के बारे में। तो प्रिविलेजेस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये प्रिविलेज आपको इम्यूनिटीज देता है एमपीज को, ठीक है। तो लेकिन कल को लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाए या कोर्ट में चले जाए, कहते हैं कि ये जो इम्यूनिटीज दिए जा रहे हैं एमपी को वो गलत है, इसको हटा देना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? आर्टिकल 105 पे जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है ही नहीं। जो इम्यूनिटीज ऑफ जो एमपी को मिली हुई है वो आपको हमेशा रहेगी। पार्लियामेंट हटाए तो हटाए, अदरवाइज कोर्ट इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दे सकता। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई एमपी को ये प्रिविलेज ना दी जाए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, जुडिशियल रिव्यू आपका आर्टिकल 105 के केस में नहीं काम करता। यहाँ पे एक बात क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि ऐसा कौन है जो लोकसभा इलेक्शन में भी वोट देता है और राज्यसभा इलेक्शन में भी वोट देता है? ऐसा कौन है? भाई आप और हम सब लोग लोकसभा इलेक्शन में वोट देते हैं, पर क्या हम लोग राज्यसभा इलेक्शन में वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो राज्यसभा इलेक्शन में वोट कौन देते हैं? तो राज्यसभा इलेक्शन में आपके एमपीज वोट देते हैं। राज्यसभा इलेक्शन में एमपीज वोट क्यों देंगे? एमएलएज वोट देंगे, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो पीआरएस एसटीवी से आपका राज्यसभा के मेंबर चूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो क्या खुद लोकसभा में वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं, और राज्यसभा में भी देते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब सीधे सीधे ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो लोकसभा में भी वोट देते हैं, राज्यसभा में भी वोट देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले क्या वोट देते हैं? नहीं, ये नहीं वोट देते। ये राज्यसभा मेंबर्स को सिलेक्ट करने में वोट नहीं देते हैं ना, वोट केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स देते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आंसर हो जाएगा इसका कि जो लोकसभा में भी वोट देते हैं और राज्यसभा में भी वोट देते हैं। अब आता है आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये बात करता है रेसिडुअल पावर्स की। रेसिडुअल पावर्स की किसके पास होगी? रेसिडुअल पावर्स पार्लियामेंट के पास होगी। यानी कि भाई यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इनमें जो चीज नहीं होता वो होता है रेसिडुअल पावर्स। तो ये रेसिडुअल पावर्स किसके पास होती हैं? रेसिडुअल पावर्स होती हैं हमेशा पार्लियामेंट के पास, ठीक है। ये बताता है आर्टिकल 248। फिर बात करते हैं बिल्स की। बिल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बिल्स कितने प्रकार के होते हैं भाई। सबसे पहले तो या तो ऑर्डिनरी बिल देखा हमने, फाइनेंस बिल देखा। दोनों है तो अलग अलग, लेकिन प्रोसीजर दोनों का सेम है कि भाई लोकसभा में भी ऑरिजिनेट हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। राज्यसभा पास होकर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आएगा, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा साइन करने के लिए। प्रेसिडेंट साइन करते ही ये आपका लॉ बन जाएगा। ये तो ऑर्डिनरी बिल की बात होगी। अब होता है मनी बिल। मनी बिल की अगर बात करें तो लोकसभा में ही ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा एक प्रकार का फॉर्मेलिटी है कि वो कुछ दिनों तक रोक जरूर सकती है, लेकिन राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है। ऑल इन ऑल लोकसभा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑरिजिनेट भी होता है और केवल इसकी मर्जी चलेगी। अगर कल को कह दे राज्यसभा हम ये पास नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर पास नहीं भी करे और लोकसभा कह दे कि हाँ ये पास करना है तो हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वो कुछ दिनों तक डिले कर सकता है राज्यसभा, अदरवाइज और कोई पावर नहीं होता मनी बिल के लिए। तो ये मनी बिल अलग होता है। तीसरा बिल होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज अगर आपको बनाने हो, जैसे आईएएस आईपीएस ऐसे, तो आप क्या करेंगे? ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए केवल पावर होती है राज्यसभा के पास,
ठीक है, राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज बनाए आर्टिकल 312 के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हो गए हम लोग। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग टर्म्स की। पार्लियामेंट्री टर्म्स होता है कुछ कुछ तो टर्म्स देखें, कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, जैसे डेकोरम। डेकोरम क्या होता है? ये है पोलाइट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। भाई आपका डेकोरम मेंटेन करिए, मतलब बदतमीजी मत करिए आप पार्लियामेंट में, कुछ कहने का ये मतलब है। तो व्हाट इज डेकोरम? मेंटेनिंग अ पोलाइट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, जो कि लोग करते हैं कि नहीं वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, फिर बात करते हैं रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या होता है? रिनंसिएशन मतलब जो कोई एक पार्टी का मैं मेंबर हूँ, वो उस पार्टी के मेंबरशिप से मैं रिजाइन करता हूँ, तो मैं अपना जो पोजीशन है उसका उसको रिनंसिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरपिलेशन। इंटर PELATION, इंटरपिलेशन। इंटरपिलेशन में क्या बोलते हैं कि अगर आपका कोई मिनिस्टर है या गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट से आप बोला जाए आप उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई, तो उस पॉलिसी पर डिटेल्स मानने का अधिकार है। तो उस पॉलिसी पे अगर आप डिटेल्स मांगते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरपिलेशन। किसी भी पॉलिसी मैटर पे अगर डिटेल्स मांग रहे हो आप तो इसको कहेंगे इंटरपिलेशन। ठीक है, उसके बाद होता है सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है आप बोल रहे हो बैठ जाओ, अब आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, स्पीकर बोलता है टू सिट डाउन। सिट डाउन बोलने का मतलब है कि अब आप मत बोलिए, अब आप बैठ जाइए। ठीक है, तो ये बात होगी कुछ टर्म्स की। तो सवाल यहाँ पे है बजट क्या होता है और कौन सा मिनिस्ट्री बनाती है। तो बजट क्या होता है कि इस साल जो साल बीत गया उसमें कितना आपका खर्चा हुआ, और आने वाले साल में जो नेक्स्ट ईयर है आपका, नेक्स्ट ईयर में आपका कितना खर्चा होने वाला है, कितना खर्चा हो गया और कितना खर्चा होने वाला है, इसका एस्टिमेट। जो खर्चा हो गया वो तो पता ही है, और अगले साल में कितना खर्चा होने वाला है इसका एस्टिमेट। तो ये सारी चीजें बजट में होती है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आपका बजट लाता है। नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी। अभी लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पे देखा था ना 98 में हमने कहा था कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी सॉरी सेक्रेटेरिएट होगा, तो इसका हेड होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनका माई बाप, यानी कि चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। सिविल सर्विस बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड भी वो होगा। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 266 और 267 की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले 266 का फर्स्ट ये बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद 266 का 2 ये बात करता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, और उसी के साथ ही 267 बात करता है आपके कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। यहां बात क्लियर हो जाती है। तो ये दोनों जो है 266(2) और 261, इससे अगर आपको पैसा निकालना हो तो आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही निकाल सकते हो, लेकिन आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसे निकालना हो तो आपको लॉ पास करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा। कहां से? पार्लियामेंट से। यही आपका बजट सेशन के दौरान होता है। हर साल का बजट सेशन में यही काम आपका किया जाता है कि आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, जिसके थ्रू आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हो। अब अगला टॉपिक एक आया हुआ क्वेश्चन है रेलवेज के बारे में। तो सवाल पूछा गया था कि जो आपका रेलवेज का एक एडवाइजरी कमिटी होता है फॉर ईच जोन। अरे आपको पता है ना रेलवे में कई सारे जोन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये तो जितने भी आपके जोन हैं उन जोन का एक आपका एडवाइजरी कमिटी बैठती है। वो एडवाइजरी कमिटी जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और इस जो आपका कमिटी है रेलवे का जोनल कमिटी, जोनल एडवाइजरी कमिटी, उसमें क्या होंगे भाई? उस एरिया में जो जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो सारे उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, द एमपीज विद इन दैट जोन विल कम अंडर दिस एडवाइजरी काउंसिल ऑफ रेलवे जोन। और कौन सा आपका मिनिस्ट्री है वो देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आई होप बात समझ में आ रही होगी। एक यहां पे छूट गया आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया में कोई स्पेशल एक चीज है, तो स्पेशल एक कार्य कुछ हो रहा है इंडिया में जिसके ऊपर जो संसद का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। ठीक है, अटेंशन चाहिए आपका पार्लियामेंट का किसी एक इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक पे। तो ऐसे टॉपिक पे आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है कि आप भाई इस बात पे डिस्कशन हो। ठीक है, तो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया। ये इंडिया का इनोवेशन है, इंडिया में ही ये स्टार्ट हुआ था होना, मतलब इंडिया का ये एक प्रकार से एक इनोवेटिव पार्लियामेंट्री प्रोसीजर स्टार्टेड बाय इंडिया ओनली। ठीक है,
तो कॉलिंग अटेंशन मोशन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं हम लोग संसद द्वारा पारित किए गए कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट जिसके डेट्स पूछ लेता है, तो डेट्स के साथ आपको यह एक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1954 से। 1954 को हुआ था प्रिवेंशन फ्रॉम फूड एडल्टरेशन। फूड एडल्टरेशन मतलब आपके खाने में मिलावट वगैरह होती है, उसके लिए ये एक्ट आया था, ठीक है। तो 1954 को ही खाने में मिलावट से बचाया गया था। फूड एडल्टरेशन एक्ट। 1955 में दो एक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसको रोकने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आता है 1955 में। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट आता है 1956 में, ठीक। हिंदू मैरिज एक्ट के बाद आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। फिर 1971 पे आते हैं हम लोग। 1971 पे वी हैव मीसा। मीसा एक्ट क्या है? दैट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आता है। इसको खत्म कर दिया जाता है कब? 1977 जनता दल गवर्नमेंट इसको खत्म कर देती है, मीसा एक्ट को। तो मीसा एक्ट देख लिया हमने। उसके बाद आते हैं 86 पे। उसके बाद ये सारे देखने हमको। 86 क्या होता है देखिए, देखते हैं। तो 86 इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसके बाद 87 इज सती प्रोहिबिशन एक्ट। सती प्रोहिबिशन एक्ट। 89 आते हैं SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। SC/ST एक्ट आता है ऑफ 1989। 1996 में आता है पेसा एक्ट, ठीक है। 1996 में हमारा पेसा एक्ट आता है। पेसा का मतलब क्या है? पेसा एक्ट मतलब पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, ठीक है, ऑफ 1996। फिर 2005 और 2010 पे आता है। 2010 पे तो बहुत फेमस आपका NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। और 2005 में आता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये सारे एक्ट्स हैं, हम लोगों को ये ध्यान में रखते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटीज में। पार्लियामेंट्री कमिटीज दो प्रकार की हो सकती हैं। एक होता है स्टैंडिंग कमिटी, एक होती है एडॉक कमिटी। तो एडॉक यहाँ पे देखा हमने। स्टैंडिंग कमिटी में होती है ये 6 प्रकार की, एक एक करके सारे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी। तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी 3 होते हैं। एक है पब्लिक अकाउंट कमिटी, उसके बाद आपका एस्टिमेट कमिटी, उसके बाद कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 होती है हमारी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। ये 3 आपके फाइनेंशियल कमिटीज हो जाते हैं। फिर डिपार्टमेंटल कमिटीज आते हैं हमारे 24 कमिटीज होते हैं डिपार्टमेंटल। फिर आता है कमिटीज टू इंक्वायर इनटू क्या? इसमें भी 3 आते हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है प्रिविलेज, ठीक है, कोई किसी का अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ना हो उसको देखने के लिए कमिटी बैठती है। फिर आपका पेटिशन। उसके बाद तीसरा एथिक्स कमिटी। एथिक्स कमिटी भी काफी फेमस थी ना, महुआ मित्रा वाला जो केस था, उसमें हमने वो देखा था, एथिक्स कमिटी ने आपका डिसाइड किया था वर्डिक्ट, ठीक है। तो ये आपका कमिटीज टू इंक्वायर। फिर आता है कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। स्क्रूटनाइज और कंट्रोल, ये है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। फिर कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फिर कमोडिटी ऑन पेपर ऑन द टेबल। कमिटी ऑन पेपर ऑन द टेबल। उसके बाद आपका वेलफेयर ऑफ SC ST का वेलफेयर का। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट का। उसके बाद आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं वो भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करना है, तो यही कमेटी डिसाइड करती है। वुमेन का वेलफेयर, SC ST का वेलफेयर, समझ नहीं आ रहा है, ये सारी बातें हमारे होता है स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज डे टू डे। जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट का, उसके लिए ये वाली कमेटी होती है, डे टू डे वाली। उसके बाद हाउस कीपिंग कमेटी भी होती है, ठीक है। इसके देख लेते हैं दूसरे अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं।
तो डे टू डे बिजनेस को कमिटी रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस क्या होती है देखते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, आपकी रूल्स कमिटी, आपका प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल एंड लेजिस्लेशन का कमिटी, सॉरी प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन हो गई आपकी। इसके अलावा कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर, एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, ये चेक करते रहते हैं कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। जैसे ही पता लगा कि 60 दिन कोई एब्सेंट है उनको उसका पत्ता काट देते हैं लोग, ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ मेंबर्स देखते हैं। उसके बाद प्राइवेट बिल देखा हमने, ये प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं, कुछ आपके नॉर्मल बिल होते हैं जो मिनिस्टर लाते हैं, कुछ प्राइवेट मेंबर होते हैं, ठीक है। रूल्स कमिटी देखा हमने, रूल्स रेगुलेशन देख चेक करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल देखा हमने, ठीक है। सो ये बात सारी बातें हो गई। नेक्स्ट कम्स हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में एक होता है जनरल पर्पस कमिटी, एक होता है हाउस कमिटी, और एक होता है ज्वाइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। ज्वाइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंस, ज्वाइंट कमिटी ऑन सैलरीज अलाउंस ऑफ मेंबर्स। ये सारी बातें हो गई हैं। तो ये सारे नाम हमने आपको बता दिए। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ना पूछ भी सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल। आपके फाइनेंशियल कमिटीज तो पता ही होना चाहिए हमें। ये जो तीन हमने फाइनेंशियल देखे इसको पूरा डिटेल में देखने की जरूरत है। पहले बात करते हैं हम लोग पब्लिक अकाउंट कमिटी की, पीएससी की, ठीक है। पीएससी कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है जो सीएजी रिपोर्ट है पार्लियामेंट में रखता है वो फिर पब्लिक अकाउंट कमिटी ही उसे स्क्रूटनाइज करती है। ये पब्लिक अकाउंट कमिटी स्टार्ट कब हुआ था? तो हमने पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक्ट आता है, और उस एक्ट के थ्रू आपका 2021 में, 2021 कह रहा हूं सॉरी, 1921 में एस्टैब्लिश होता है हमारा पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। अब बन के तैयार हो गया। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके आपके मेंबर्स होते हैं 15+7। अब ये 15+7 में क्यों कह रहा हूं? 15 मेंबर्स लिए जाते हैं आपके लोकसभा से और 7 मेंबर लिए जाते हैं राज्यसभा से, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे टोटल मिला के कितने हो गए? 7 और 15 होते हैं 22। ये 22 मेंबर्स का जो चेयरमैन है वो कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर अपॉइंट करेगा उसे। और ये जो चेयरमैन हमेशा लिया जाता है ऑपोजिशन से। ऑपोजिशन से लेने की प्रथा चली आ रही है कि इसका चेयरमैन कोई ऑपोजिशन वाला ही होगा। दिस इज द पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। तो जितना भी ऑडिट वाला रिपोर्ट है वो सीएजी बनाता है, तो उसमें उसको देखने के लिए आपका ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो उसका चेयरमैन ऑपोजिशन रहने का फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ है आपका इस अकाउंट में, गवर्नमेंट कुछ धांधलियां कर रही है, सीएजी ने बताया है, तो उसको एक्सपोज किया जा सके, क्योंकि भाई ऑपोजिशन इसका चेयरमैन होगा। अच्छा, अब बात है कि भाई इलेक्शन की बात। इसकी इलेक्शन कैसे होता है? इसका इलेक्शन पीआरएस और एसटीवी से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पीआरएस एसटीवी पता हो गया आपको। तो ये बात होगी पीएससी की। अगली कमेटी पे आते हैं, ये वो होता है एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है। अगर आपसे पूछे कि सारे जितने भी कमिटीज हैं उसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी है, तो वो है एस्टिमेट्स कमेटी। क्यों? क्योंकि उसके 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। तो सबसे पहले बना कब था? तो रिकमेंडेशन दिया था जॉन मथाई। जॉन मथाई उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1950 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। जॉन मथाई, जॉन मथाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि ऐसा एक बनाना चाहिए एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है, जो कि बात करे कि मतलब जो भी बजट आ रहा है उसमें क्या कोई इंप्रूवमेंट वगैरह हम लोग कर सकते हैं, एफिशिएंसी वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीजों का डिस्कशन करता है हमारा एस्टिमेट कमेटी। तो ये जो 30 मेंबर होते हैं, ये 30 मेंबर में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं इनके बारे में। पहली बात तो ये है कि ये सारे 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई आपका मेंबर होता नहीं है, ठीक है। राज्यसभा से ये नहीं होते हैं, केवल लोकसभा से ही होते हैं। इन 30 मेंबर्स में क्या कोई मिनिस्टर आता है? तो कोई भी इसमें मिनिस्टर नहीं आता। राज्यसभा का भी इसमें कोई नहीं आता, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है? पीआरएसएसटीवी से, पीआरएसएसटीवी से इसका भी इलेक्शन होता है, ठीक है। उसका ऑब्वियसली चेयरमैन होगा। चेयरमैन को कौन सिलेक्ट करेगा? वो स्पीकर अपॉइंट करेगा,
तो स्पीकर चेयरमैन को अपॉइंट करता है, लेकिन ये रूलिंग पार्टी से लेता है। यहां से डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। पीएससी का जो चेयरमैन है ऑपोजिशन से लेते हैं, एस्टिमेट्स जो कमिटी है उसका चेयरमैन हम लोग रूलिंग पार्टी से लेते हैं, ठीक है। फिर आपका तीसरा होता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। ये जो है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 1964 में एस्टैब्लिश किया गया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमिटी। कृष्णा मेनन कमिटी ने रिकमेंड किया, कृष्णा मेनन कमिटी ने रिकमेंड किया। और अच्छा, सबका ड्यूरेशन 1 ईयर है सभी का, इसका भी 1 ईयर है, पीएससी का भी 1 ईयर है। हर साल बाद, हर 1 साल ड्यूरेशन के बाद फिर से चूज किए जाते हैं मेंबर्स, ठीक है। सो ये आपका, अच्छा पीएसयू की बात करते हैं तो इसका भी ड्यूरेशन 1 ईयर का ही होता है। तो कृष्णा मेनन कमिटी के रिकमेंडेशन से 1964 में बना और उस समय इसके 25 मेंबर थे, ठीक है। यहां भी आप समझ लीजिए, जो आपका एस्टिमेट कमेटी था उसके में भी आपके 25 मेंबर थे, ठीक है। 25 मेंबर आपके थे, तो 25 मेंबर से फिर बाद में जाके 30 मेंबर हो जाता है, ठीक है। इन 1956 में 30 मेंबर हो जाते हैं, पहले ही 25 मेंबर ही थे। अभी ये बात करते हैं, कृष्णा मेनन कमेटी ने बताया 1964 को एस्टेब्लिश किया, उस समय इसमें 25 मेंबर थे। उस समय 25 मेंबर नहीं थे, 15 मेंबर थे। 15 मेंबर थे, 10 लेते थे ये लोग लोकसभा से, 5 लेते थे राज्यसभा से। बाद में इसको चेंज कर दिया गया 1974 में। 1974 में आपको ऐसा कर दिया गया कि भाई 15 आप राज्यसभा से, लोकसभा से लें और 7 आप राज्यसभा से लें, तो टोटल यहां हो गए 22। तो आपका ये जो पीएसयू वाला है इसमें भी 22 मेंबर है, पब्लिक अंडरटेकिंग का कमिटी, और पीएससी में भी 22 मेंबर है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये सारे जो मिनिस्टर 22 हैं, 22 पीएससी में भी, पीएसयू में भी है। तो आपके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कमिटी है उसके 22 मेंबर का जो चेयरमैन है वो भी ऑब्वियसली आपका स्पीकर ही अपॉइंट करेगा, लेकिन ये चेयरमैन केवल लोकसभा से ही होंगे। मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, लेकिन चेयरमैन जो है हमेशा लोकसभा से ही लिया जाएगा। वो रूलिंग से भी हो सकता है, ऑपोजिशन से भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा से ही हमेशा होगा। क्या इसमें कोई मिनिस्टर बैठेगा? तो इसमें भी कोई मिनिस्टर आपका नहीं बैठेगा, कोई मिनिस्टर आपका इसमें नहीं बैठेगा। फिर आते हैं हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी स्पेशल रीजन की वजह से फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल 2G स्कैम आया था, 2G स्कैम को आपका इन्वेस्टिगेट करने के लिए बना था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें थे 30 मेंबर। 30 मेंबर, वही आपका लॉजिक लगता है 2:1 रेशियो में, 20 आपके लोकसभा से हो जाते हैं, 10 आपके राज्यसभा से हो जाते हैं, ठीक है। और इनके चेयरमैन थे पीसी चाको। पीसी चाको वाज द चेयरमैन, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी। उस समय की स्पीकर थी मीरा कुमार, सबसे पहली महिला स्पीकर। तो ये आपके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में देखा है, ठीक है। अच्छा, अभी केवल राज्यसभा वाली कौन सी कमेटी है? तो कमिटी ऑन हेल्थ एंड वेलफेयर। कमिटी ऑन हेल्थ एंड वेलफेयर में आपकी केवल राज्यसभा की कमिटी है, लोकसभा का कोई लेना देना नहीं है इसमें, याद रखिए। कमिटी ऑन हेल्थ एंड वेलफेयर। नेक्स्ट कम्स पेटिशंस कमिटी। पेटिशंस कमिटी जो है, पेटिशन कमिटी में कितने मेंबर्स हैं? तो पेटिशन कमिटी में 15 मेंबर की कमिटी होती है, पेटिशंस कमिटी, ठीक है। एक चीज यहां पे डिस्कस करना हम भूल गए, वो ये है कि जब एक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हमने देखा था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखा था हमने 2005 का। 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट था, उसको वो कौन से केस से रिलेटेड है? दैट इज द केस ऑफ नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखिए, नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केस है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कंप्लीट की, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स देखेंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि पार्लियामेंट की ही होंगी, जो कि पुराने ईयर्स में आए हुए क्वेश्चनों में आपके मेंशन्ड है। पहला सवाल आपका, ये चीज समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम एज। मिनिमम एज किसका? लोकसभा का, राज्यसभा का। लोकसभा का, राज्यसभा का मिनिमम एज पता होना चाहिए। लोकसभा का आप सबको पता है 25 है, राज्यसभा का 30 है। कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? 84th आर्टिकल में हमारे ये मेंशन्ड है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे अबाउट द 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कैसा बताया गया था कि 525 सीटें थी पहले, और ये बढ़ाकर 549
545 कर दी गई है। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1973 को आया था। बढ़ाकर सीटें 545 कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका है कि ऐसे स्टेट्स बताएंगे जहां पे कोई भी एसटी का रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी एसटी का रिजर्वेशन नहीं है। तो इसमें हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा आपका केरला है, केरला के साथ साथ पंजाब है, यूपी है, बिहार है और तमिलनाडु है। यहाँ पे कोई एसटी रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ में तो दो हो गए आपके, हरियाणा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद यूपी बिहार आ जाता है, साथ साथ में दो स्टेट्स। ठीक है, साउथ में हमारे दो, केरला और तमिलनाडु में भी कोई एसटी रिजर्वेशन नहीं है और पंजाब में भी कोई एसटी रिजर्वेशन हमारे नहीं है। तो ये याद करने का देख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ स्टेट जिसमें ना एससी रिजर्वेशन है ना एसटी रिजर्वेशन है, उसमें आ जाते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, नागालैंड और सिक्किम। गोवा, नागालैंड और सिक्किम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया नॉर्थ ईस्ट में, और जम्मू कश्मीर हो गया नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट में एक और है आपका, अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड भी है। ठीक है, नागालैंड के साथ आपका सिक्किम भी है। तो नॉर्थ ईस्ट के तीन ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपके कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स नहीं मिलता, साथ में जम्मू कश्मीर, साथ में गोवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके लोकसभा सीट्स। लोकसभा में हम लोग जानते हैं ना एससी एसटी रिजर्वेशन होता है, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 332 का 2। ठीक है, सबके अलग अलग आपके सीट, एससी सीट सबसे ज्यादा अगर पूछे जाएगा तो कहां पर है? आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि है 5। और इसके अलावा आपका गुजरात में 4, झारखंड में, गुजरात झारखंड में 5 और ओडिशा में आपका भी 5, साथ में छत्तीसगढ़ में 4 और महाराष्ट्र में भी 4। ठीक है, तो सब में 4 4 है बेसिकली। आपके एमपी में 5 है, आपके एसटी के। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आपको जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है अच्छा, मैक्सिमम हमने कहा था एमपी है ना, एमपी नहीं होता है, एमपी में 6 है। एमपी होता है, एमपी में 6 सीटें हैं, सॉरी 5 बताया था। आपका झारखंड और उड़ीसा में 5 है, और गुजरात में 4 है, छत्तीसगढ़ में 4 है और महाराष्ट्र में भी 4 है। मैक्सिमम आपका एमपी में 6 सीटें आपके एसटी के रिजर्व में। और हमने ये ऑब्वियसली 330 भी देख लिया कि एससी और एसटी रिजर्वेशन इन लोकसभा 330 आपका आर्टिकल है। ठीक है, अब और कुछ चीजें देखते हैं हम। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स किधर है? तो यूपी में सबसे ज्यादा है 80। यूपी के बाद कौन सा होगा? महाराष्ट्र काफी पॉपुलस है, हम जानते हैं, तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की। यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलस है तो 80 है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट कम्स वेस्ट बंगाल एरिया वाइज छोटा है लेकिन पॉपुलेशन वाइज डेंसिटी काफी हाई है, इसलिए इसकी भी सीटें आपके 42 हैं, लगभग महाराष्ट्र के बराबर। जबकि महाराष्ट्र से साइज में काफी छोटा है लेकिन सीटें लगभग बराबर है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में आपका पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में आपका एक और स्टेट है जहां काफी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, दैट इज बिहार। थोड़ा सा ही कम आपका वेस्ट बंगाल से है, आपका 40। ठीक है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल बिहार आते हैं, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए सीट्स आप देखते हैं ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे अगले नंबर पे है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के 39 सीट्स हैं, बिहार से थोड़ा सा कम। तमिलनाडु से जो कम है वो है आपका एमपी। एमपी देखिए साइज में कितना बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो 29 सीट्स हैं एमपी को। इतने बड़े स्टेट को केवल 29 सीटें ही लोकसभा में मिलती है। उसके बाद सिमिलरली राजस्थान भी आपका काफी बड़ा स्टेट है लेकिन केवल 25 सीटें ही राजस्थान को मिलती है इन द लोकसभा। तो ये सारे जो मेनली हमें याद रखने की जरूरत है। अच्छा, राजस्थान में 4 आपके एससी हैं सीट्स, 3 आपके एसटी है सीट्स। ठीक है, तो कोशिश करिएगा ये सारी चीजें, डेटास, ये सारे जो डेटास हैं हमको याद रखने हैं, ये सब डाटा याद रखिए आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट है। देखिए आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश की सीटें कितनी थी? 42 सीटें थी, यानी कि वेस्ट बंगाल के बराबर हुआ करता था आंध्र प्रदेश। लेकिन फिर ये टूट गया 2 पार्ट में, एक तो आंध्र प्रदेश रह गया, एक आपका तेलंगाना हो गया। तो तेलंगाना को मिल गई 17 सीटें और आंध्र प्रदेश को मिल गई 25 सीटें। तो आंध्र प्रदेश का जो वेस्ट बंगाल के साथ बैठा था वो जाके अभी सीधे राजस्थान के साथ बैठा है, तो 25-25 सीटों में।
रैंक नीचे आ गया क्योंकि डिवाइड हो गया। तो ये भी आपको चीज याद रखनी है। इसके अलावा आपसे बोला जाए भाई सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हम लोग जानते हैं लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सबसे ज्यादा वोटर्स कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो वो उन्नाव। उन्नाव यूपी में पड़ता है और यूपी का उन्नाव में आपके करीबन 19 लाख वोटर्स है। 19 लाख वोटर्स आपके उन्नाव में है। ठीक है, सो ये आपके मैक्सिमम वोटर्स उन्नाव में पाए जाते होते हैं। अच्छा, ये जो लार्जेस्ट जो है आपका 19 लाख वोटर उन्नाव नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया। ये आपका तेलंगाना में, तेलंगाना में एक जगह है मलकाजपुर। मलकाजपुर, मलकाजपुर नाम का एक जगह है तेलंगाना में जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स आपके मलकाजपुर से है तेलंगाना। वो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज यानी कि एरिया के हिसाब से लद्दाख ज्यादा है और नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं उससे मलकाजपुर इन तेलंगाना मैक्सिमम है। तो तेलंगाना में मलकाजगिरी, सॉरी मलकाजपुर नहीं, मलकाजगिरी जो है वो सबसे ज्यादा वोटर्स आपके यहाँ पे मलकाजगिरी में तेलंगाना में पाए जाते हैं। सो ये चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है कि वैकेंसीज जब क्रिएट होती हैं तब क्या होता है। वैकेंसीज का जो सिचुएशन है ये भी क्लियर करना जरूरी है। उससे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट क्लियर कर लेते हैं भाई कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो लोकसभा में कितना होता है, राज्यसभा में कितना होता है। तो इसमें ऐसा है कि जो लोकसभा में है, लोकसभा में आपका जनरल का 25,000 है। आपका जनरल का अबाउट 25,000 है और आपका जो SC ST का है दैट इज इसका हाफ यानी कि 12,500। 12,500 आपका SC और ST का है और 25,000 आपका जनरल का है। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करते हैं। तो ये किसके लिए है, ये MP के लिए है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अगर बात करें तो आपका जनरल कैंडिडेट अगर है तो 10,000, SC ST है तो 5,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो ये हो गया एक चीज। अच्छा, नेक्स्ट चीज है वैकेंसी। वैकेंसी में देखते हैं कि भाई ऐसा होता है कि मान लेते हैं कोई लोकसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर है और मेंबर नहीं है, सॉरी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है कहीं, तो उसने वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ लिया और राज्यसभा का इलेक्शन भी लड़ लिया। दोनों इलेक्शन एक साथ लड़ लिया और दोनों में जीत गया। अगर दोनों में जीत गया तो उसको चूज करना पड़ेगा, 10 दिन का समय दिया जाएगा उससे, कहा भैया इन दोनों में से कोई एक चूज करो। और अगर आप 10 दिनों में चूज नहीं करते हैं तो आपका राज्यसभा की सीट चली जाएगी, लोकसभा की रह जाएगी। नेक्स्ट, आपका लोकसभा में आप हो और आपने राज्यसभा का इलेक्शन लड़ लिया और उसमें जीत गए, या तो आप राज्यसभा के हो और आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ लिया उसमें जीत गए। तो इस समय आप ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यसभा के मेंबर लोकसभा के भी हो। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोकसभा से हैं तो राज्यसभा का लड़ी इसलिए रहे क्योंकि आप राज्यसभा का चाहते हैं, तो लोकसभा का ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और अगर राज्यसभा के हैं और लोकसभा में जीत जाते हैं तो राज्यसभा का ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कुछ बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट है ये तो। नेक्स्ट, आप अगर 2 लोकसभा से लड़ रहे हैं, 2 लोकसभा से अगर आप लड़ रहे हैं, जैसे मोदी जी लड़ते हैं 2 लोकसभा सीट से, ठीक है, गुजरात में एक सीट से लड़ते हैं और एक यूपी में बनारस से लड़ते हैं, तो उन्होंने दोनों सीट पे लड़ा था, दोनों सीट में जीत गए थे। तो अब उनको ना 14 दिन में बताना पड़ेगा, 14 डेज में बताना पड़ेगा, जो कि उन्होंने बताया कि हम बनारस से लोकसभा में जाएंगे। अगर वो नहीं बताते, 14 दिन में अगर नहीं बताते तो दोनों सीट चली जाती, दोनों ही सीट चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अब लोकसभा राज्यसभा वाला देखा पहला। एक ऐसा भी तो केस हो सकता है कि आप MP हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा किसी के मेंबर हैं और आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लड़ रहे हैं, यानी MLA बनना चाहते हैं। MP है लेकिन MLA बनना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है आप MLA हैं और आप MP बनना चाहते हैं। तो क्या, तो अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर आपको इसमें ही बताना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो आपकी MP वाली चली जाएगी, आपकी 14 दिन में बताइए, नहीं तो MP वाली चली जाएगी आपकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वैकेंसी के बारे में हम लोगों ने बात कर दी है। और देखते हैं कुछ इतिहास पे आते हैं। तो इतिहास की तरफ अगर हम आए तो जो हमारा इलेक्शन वगैरह स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से स्टार्ट होता है, एक्ट ऑफ 1990 से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले स्पीकर आपसे पूछे जाएंगे कि भाई 1919 में इससे स्टार्ट हुआ और सबसे पहला आपका असेंबली बनती कब है, 1921 में, सेंट्रल असेंबली। तो इसके सबसे पहले स्पीकर कौन थे, तो इसके स्पीकर थे फेडरिक
WHYLE, फेडरिक वाइल थे इसके फर्स्ट स्पीकर। और अगर आपसे कहे हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर, तो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर वाज सच्चिदानंद सिन्हा। यही वही सच्चिदानंद सिन्हा है जो आपके प्रोटेम स्पीकर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है 1935 में फिर इलेक्शन होता है। 1935 में फिर आपका इलेक्शन रिजल्ट आता है। उसके केस में सबसे पहले जो स्पीकर थे इस केस में वो थे विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल होते हैं सबसे पहले इंडियन स्पीकर, सबसे पहले इंडियन स्पीकर है विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, फिर आजादी मिलती है 1947 में। 1947 में आजादी मिलने के बाद सबसे फर्स्ट स्पीकर वॉज GV मवलंकर। GV मवलंकर साहब जो बनते हैं वो सबसे पहले स्पीकर बनते हैं। और स्पीकर की रैंक अगर आपकी पूछी जाए व्हाट इज द रैंक ऑफ द स्पीकर, तो आपका प्रेसिडेंस में आप देखिए 7वें नंबर पे इनका रैंक आता है। तो हम लोग पढ़ते हैं लेम डक सेशन। लेम डक सेशन में क्या होता है? तो लेम डक सेशन क्या होता है? आपका लोकसभा है, लोकसभा डिसॉल्व हो गया। तो डिसॉल्व होने के बाद लोकसभा में कुछ मेंबर्स थे, तो उन्होंने भी दोबारा इलेक्शन लड़ाई होगा। तो वो सारे लोग जो इलेक्शन जीत नहीं पाए, कुछ लोग जीत गए, तो वो होते हैं लेम डक्स, उनको बोलते हैं लेम डक्स। यानी कि ये आखिरी बार आ रहे हैं, अगले सेशन में ये नहीं होंगे। तो आखिरी सेशन को क्या बोलते हैं? लेम डक सेशन। और लेम डक्स किसको बोलते हैं? जो अभी इस लोकसभा में तो है लेकिन वो इलेक्शन जीत नहीं पाए, अगली बार नहीं आएंगे, उनको बोलते हैं लेम डक्स। तो ये लेम डक सेशन के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आवर और ये सब चीजें। ठीक है, हमें पता है सुबह बैठते हैं हम लोग 11 से लेके 1 बजे तक, 11 AM to 1 PM। तो 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन आवर। उसमें सवाल पूछते हैं। कौन सवाल पूछता है? भाई कोई भी आपका मेंबर है, मेनली ऑपोजिशन का मेंबर है, वो सवाल पूछेगा। किससे? मिनिस्टर से पूछेगा। मिनिस्टर से कुछ चीजों के ऊपर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, और मिनिस्टर उसका जवाब देंगे। सिंपल प्रोसीजर है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि भाई आप सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 10 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। 10 दिन पहले आप बताइए कि हम सवाल पूछने जा रहे हैं। ठीक है भाई, मेंबर ने बता दिया कि 10 दिन पहले हम सवाल पूछेंगे। तो अच्छा, तो अब कैसा सवाल पूछोगे? अगला सवाल ये उठता है। तो एक होता है स्टार मार्क क्वेश्चन होते हैं, एक सेकंड होते हैं अनस्टार्ड, जिनमें ऐसा स्टार्ड मार्क नहीं होता है, और थर्ड होता है शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। इसको ग्रीन कलर से डिनोट किया जाता है, ग्रीन कलर से इसको मार्क किया जाता है। स्टार्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसका ओरल आंसर देना है। ओरल आंसर आपको एक तो देना है, और इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अनस्टार्ड को मार्क करते हैं व्हाइट से मार्क करते हैं। अब इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे उसके आप रिटर्न आंसर लेंगे, लिख के देंगे लिखित में मिनिस्टर इसका आंसर करता है। क्या इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो नहीं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नाम से पता चल रहा है शॉर्ट नोटिस। नॉर्मली क्या 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अब ये सारे जो क्वेश्चन है उसमें आपको 10 दिन से कम का नोटिस देना पड़ता है। 10 दिन के कम का नोटिस देंगे तो इसे कहेंगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो वहां बात हो गई हमारे क्वेश्चन आवर की। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन होता है जो कि आपका प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन को येलो से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन को आपका येलो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जीरो आवर नेक्स्ट 1 बजे से लेके 1 बजे से 11 बजे से लेके 1 बजे से था ना, तो 12 से 1 बजे, ये आपका 11 से 12 है। सॉरी, पहला जो सेशन है आपका 11 से 12 वाला सेशन जो है इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। ठीक है, 11 से 12 वाले सेशन को बोलते हैं क्वेश्चन आवर। फिर 12 से 1 बजे का सेशन हो जाता है। 12 से 1 बजे के सेशन को हम लोग बोलते हैं जीरो आवर। ठीक है, जीरो आवर में सवाल पूछने के लिए आपको कोई भी नोटिस देने की आपको कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये जीरो आवर वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोशंस की। कौन कौन से डिफरेंट प्रकार के मोशंस हम लोग ला सकते हैं इन द पार्लियामेंट। तो सबसे पहला मोशन है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन है कि भाई अब डिबेट बंद करो, वोटिंग करो। क्लोजर मोशन का मतलब यह है कि डिबेट इसमें बंद हो और वोटिंग इसमें चालू हो। अगला मोशन है आपका प्रिविलेज मोशन। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रिविलेज मोशन जो होता है, अगर आपका जो मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है आप, तो आप इसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं अगेंस्ट द मिनिस्टर। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारे अगले जो मोशन है उस पर आते हैं, जो कि कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, कोई भी एक नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर कोई टॉपिक आता है, उसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि भाई अर्जेंट डिस्कशन हो, तो कुछ समय के लिए उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। कितने समय के लिए? 2.5 घंटे का समय आपका
अलॉट किया गया है, 2.5 आवर्स का टाइम इसमें अलॉट कर दिया गया है। और ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, इसमें इसको करने के लिए कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, और केवल लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में कॉलिंग अटेंशन मोशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये एक बात देखा हमने। उसके बाद फोर्थ फोर्थ हमने देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सबको पता ही है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो इसमें ये होता है कि ऑपोजिशन कहती है कि भाई हमारे सरकार पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और सिंपल मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है, गवर्नमेंट आपका फॉल हो जाता है। ये पास हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास मेजोरिटी नहीं है ना, तभी तो फॉल हो गया। तो अगर नॉन को नो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो सरकार आपकी गिर जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए क्या कोई रीजन देने की जरूरत है? कोई रीजन आपको कोई देने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं सीधे नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 लोगों को सपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नो। तो इसी की तरीके से एक और मोशन है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5वें नंबर पे, दैट इज सेंश्योर मोशन। सेंश्योर मोशन भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह ही होता है। वो आपका किसी, लेकिन वो किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट लाया जा सकता है, या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है। जैसे कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाती है, ठीक है। तो ये सिंगल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी सेंश्योर मोशन लगाया जा सकता है, ठीक है। ये अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट गिरेगी क्या? नहीं, गवर्नमेंट नहीं गिरती है। ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट आपकी नहीं गिरती है। और आपका सेंश्योर मोशन पास करवाने के लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भाई सेंश्योर मोशन हम क्यों ला रहे हैं, रीजन आपको बताना पड़ेगा, बिना रीजन के नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर पे आते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स कौन देता है? मोशन ऑफ द थैंक्स कब देता है? पहली बात तो यह है कि ये इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद दिया जाता है। और हर फिजिकल ईयर के स्टार्टिंग में का पहला सेशन जो होता है उसमें भी आपका मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट आपका मोशन ऑफ थैंक्स देता है हर इलेक्शन के बाद फर्स्ट मीटिंग में, और हर फिजिकल ईयर के पहले मीटिंग में आपका एड्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, मोशन ऑफ थैंक्स उसके बाद पास होता है, वोटिंग होती है इस पे। अगर वोटिंग अगर में ये पास नहीं हुआ तो भी सरकार गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आपका पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन, ठीक है। इट इज डन बाय एनी मेंबर इफ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर। कह रहे हैं कि भाई रूल्स नहीं फॉलो कर रहे आप, रूल्स और प्रोसीजर अगर आप फॉलो नहीं कर रहा कोई भी मेंबर, तो ये आपका हाउस में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन लाया जा सकता है। देखो, बजट के बारे में बात करते हैं हम लोग अभी। बजट के बारे में बेसिकली इसको बजट नहीं बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऐसे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 112, ठीक है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे आता है कि भाई आर्टिकल 112 है, ये तो देख लिया। उसके बाद ये ड्यूटी किसकी है? जो आपके जितना भी बजट जो प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली क्या है? एक्सपेंडिचर और रिसीट्स है। जो रिसीट, जो पैसा मिल रहा है और जो पैसा कहां कहां से खर्च हो रहा है, इसका पूरा जो आपका ब्यौरा है वो देना पड़ता है आपको। तो ये ब्यौरा रखवाने की ड्यूटी किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है। ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि आपका ये बजट जो है प्रस्ताव रखा जाए दोनों हाउसेस के सामने, ठीक है। और ये भी लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी हालत में अगर आपको सीएफआई यानी कि आपका जो फंड है वहां से अगर पैसे निकालना है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको पैसे निकालना है तो आपको चाहिए अप्रोप्रिएशन बिल, बिना उसके आप नहीं निकाल सकते। तो यही अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये पास कराना काम होता है आपका बजट में, ठीक है। ये पहली बात हम लोग ने देखी। उसके बाद एक कमिटी बैठी जिसका नाम था एक्वर्थ कमिटी। एक्वर्थ कमिटी, ACWORTH। एक्वर्थ कमिटी बैठती है कब? 1921 में। 1921 में बैठती है। उससे पहले जो बजट आपका सिंगल बजट आता था, 1921 में इन्होंने कहा था कि एक भाई जनरल बजट होगा, एक आपका रेलवे बजट होगा, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिया गया 1921 में। तो 1921 से लगातार आपका दो बजट बनते थे, जनरल बजट, रेलवे बजट, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2001 से पहले शाम को बैठते थे सब लोग ऐसे आराम से, ब्रिटिशर्स के टाइम में इवनिंग में होता था। तो उसके बाद 2001 में ऐसा कहा गया कि भाई इवनिंग में अब से नहीं होगा, अभी होगा आपका 11 बजे, यानी कि 11 AM से आपका बजट डिस्कशन चालू होगा, मतलब सुबह को होगा, सुबह कार्यक्रम होगा सारा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा आपके शाम को, अब होगा सुबह। तो बजट सुबह में लगा, तो बढ़िया काम चल रहा था। उसके बाद फिर
चेंज किया गया बाद में 2017 में। 2017 में मोदी जी की गवर्नमेंट आता है, तो मोदी जी की गवर्नमेंट 14 में आती है, 2017 में ऐसा रूल बनाते हैं कि अब से जो भी हमारा जो बजट है वो नॉर्मली क्या होता था, 28 फरवरी को होता था। 28 फरवरी को होता था, तो अब कहा कि 28 फरवरी को नहीं, 1 फरवरी को होगा। 1 फरवरी से अब सारा बजट होगा। ठीक है, क्यों ऐसा कहा कि भाई 28 दिन का ज्यादा समय मिलेगा, टाइम मिलेगा डिस्कशन करने का, प्लान्स वगैरह बनाने का। और दूसरी बात इन्होंने कही, तो 1921 से एक्टवर्क कमेटी ने कहा था कि दो अलग अलग बजट हो गए, जनरल और रेलवे। उन्होंने कहा था नहीं, अभी एक ही बजट की जरूरत है, दो बजट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रेलवे के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो सब लोग एक ही साथ आज काम एक ही साथ आपका डिस्कस होगा। तो ये हो गए हमारे कमिटी, और ये सारे हम लोग चेंजेस के बारे में बात कर दिए। हमने देखा 2001 में क्या चेंज हुआ, हमने देखा 1921 में क्या चेंज होता है, फिर 2001 में क्या चेंज होता है, और 2017 में क्या चेंज होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। अब आते हैं हम लोग अगले पन्ने पे, स्टेजेस। बजट पास होने के 6 स्टेजेस हैं। कौन से स्टेजेस? भाई सबसे पहले बजट को प्रेजेंट किया जाएगा। कौन प्रेजेंट करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा, और स्पीच देगा 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का प्रॉपर स्पीच होगा। उसके बाद इसको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। राज्यसभा में जब भेज दिया जाएगा तो जब पास हो जाएगा राज्यसभा में, तो ये बन जाएगा आपका, ये पास हो जाएगा। राज्यसभा में पास नहीं भी होता है फिर भी पास ही माना जाएगा, क्योंकि आपका मनी बिल है, मनी बिल में राज्यसभा कोई पावर ऐसे होता तो है नहीं। तो ये बात हो गई। तो ये भाई प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के बाद सीधे इस बिल को भेज दिया जाएगा राज्यसभा में। भाई आप लोग जो करना है करो, कुछ समय लो इसके साथ, टाइम दे देता हो। ठीक है, उसके बाद इस पर चालू होती है डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन चालू होती है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर से लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये क्यों, उसका जवाब देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी क्वेरीज का मतलब आंसर करते हैं। तो ये दो चीज हो गई। अब भाई क्वेरीज वगैरह हो गए, अब प्रॉपर होगा इसका प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। तो हाउस को एडजन कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास। कितने कमिटीज है? 24 कमिटीज है। हर एक कमिटी में 31 मेंबर है। ये हम लोगों ने देख चुके हैं कमिटी वाले में। तो हमने देखा था डिपार्टमेंटल कमिटीज, तो डिपार्टमेंटल कमिटीज मिलकर जो बजट है उसका चिटपाट करते हैं और अपना रिपोर्ट कुछ हफ्तों में सबमिट कर देते हैं। इसका रिपोर्ट बनाते हैं लोग। ठीक है, और इसको सबमिट कर दिया जाता है। तो डिपार्टमेंटल कमिटीज का स्क्रूटनी हो गया। उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। डिमांड ऑफ ग्रांट्स भाई के ऊपर सबसे पहले वोटिंग करा दी जाती है। उसके बाद आपका अप्रोप्रिएशन बिल, और फाइनली आपका फाइनेंस बिल पास हो जाता है। पांचवा और छठा दो बिल होते हैं आपके, एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। अब सवाल आपका उठता है कि भाई देखिए, ये अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल अगर आपने दो अलग अलग बिल क्यों है? अभी तक तो हमने पढ़ा था कि भाई आपको अप्रोप्रिएशन बिल ही पास कराना होता है। तो इसमें डिफरेंस है। अप्रोप्रिएशन बिल ने कहा कि भाई सीएफआई से कितना पैसा निकालना है, हाउ मच, कितना पैसा टोटल आपका आपका सीएफआई से निकलेगा, और वाई, क्यों निकलेगा, क्यों इसको निकालने की जरूरत है। तो ये सारा आपका अप्रोप्रिएशन बिल में आता है। ठीक है, अब ये पैसा कितना निकलेगा, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से, किस तरीके से जो हमारे बजट है उसको फाइनेंस किया जाएगा, यानी कि कहां कहां से पैसा आ रहा है। यानी कि दो चीजें, अप्रोप्रिएशन बिल में ये बताया जाता है कितना पैसा निकलना है और क्यों निकलना है, और फाइनेंस बिल में ये बताया जाता है कहां कहां से पैसा आ रहा है, कैसा टैक्स लिए जाएंगे, और ये सारी बातें आपका फाइनेंस बिल में बताया जाता है। तो दिस द सिक्स, ये आपका प्रोसीजर है 6 स्टेप्स में, जिसमें बजट आपका टोटल पास होता है। दीज आर द 6 स्टेप्स ऑफ द बजट। अब दो एक बातें हम लोग, ये वोट ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो वो क्या है? सबसे पहली चीज है कट मोशन। डिमांड ऑफ जो ग्रांट्स है उसमें कट मोशंस होते हैं, पीईटी, 3 प्रकार के कट मोशंस होते हैं। ठीक है, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, और टी फॉर टोकन कट। ठीक है, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट, ये 3 प्रकार के आपके कट मोशंस होते हैं। ठीक है, इस पे डिटेल पे नहीं जाते हैं, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसको 26 डेज के बीच में आपको पास करना है, हैज टू पास इन 26 डेज, 26 दिन के अंदर इसको पास करना होता है। तो डिस्कशन होता है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे भी, और अगर सारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो गया तो आपका बुलेटिन हो जाता है। बुलेटिन का मतलब क्या होता है? GUILLOTINE। बुलेटिन का मतलब है कि अब डिस्कशन बंद और वोटिंग चालू करना। इसका मतलब है काफी डिस्कशन हो गया है, अब और समय डिस्कशन पे नहीं दिया जाएगा, अब वोटिंग चालू करते हैं ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। तो ये दो बातें हमने डिमांड ऑफ ग्रांट के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक्सपेंडिचर की, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, ये इसके ऊपर सवाल काफी पूछा गया, काफी कंसेप्चुअल भी है, इसको समझता है। ठीक है, तो यही एक होता है चार्ज, एक मिनट, एक होता है आपका चार्ज एक्सपेंडिचर, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका मेड एक्सपेंडिचर। तो मेड एक्सपेंडिचर होता है, उसमें यह है कि जो भी आपको खर्चा करना होगा उस पर डिस्कशन होगा।
डिस्कशन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी पार्लियामेंट में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसपे कोई डिस्कशन नहीं होता है, सीधे कोई वोटिंग नहीं होती है और डायरेक्ट वो आप कंसोलिडेटेड फंड से निकाल सकते हैं। इन सब चीजों में कौन कौन सी चीजें आते हैं इसको समझना है थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो इस चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं आपके सैलरी, सैलरी और अलाउंस और पेंशन। किनके? सैलरी, अलाउंस और पेंशन किसका? एक तो प्रेसिडेंट का, एक स्पीकर का, एक डेप्यूटी स्पीकर का, ठीक है। उसके बाद आपका सीएजी का, उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन और आपके जो मेंबर्स हैं वो साथ सबका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ठीक है। यहां पे एक बस चीज ये है कि हाई कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जो जजेस का चार्ज होता है पेंशन, आपका पेंशन चार्ज होता है फ्रॉम सीएफआई, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का जो आपका सैलरी है और अलाउंस है दैट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा सैलरी एंड अलाउंस, सैलरी और अलाउंस, पेंशन नहीं, सैलरी एंड अलाउंस केवल आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का भी इसमें आ जाता है, आपका सैलरी अलाउंस और पेंशन वगैरह सब इसके अंदर आ जाता है। याद रखना है केवल हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट का केवल हमारा पेंशन आता है और सैलरी और अलाउंस आपका आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो आई होप ये बात हम लोगों को समझ में आई होगी। हाई कोर्ट का थोड़ा सा अलग है, हाई कोर्ट के जजेस को थोड़ा सा अलग से देखेंगे हम लोग, केवल पेंशन है हाई कोर्ट जज का, ठीक है। बाकी सब आपका सैलरी अलाउंस और पेंशन आपका बाकी सबका है, ठीक है। सीएजी भी आता है इसमें, लोकपाल भी आता है, लोकपाल हो गया, सीएजी हो गया, यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर्स हो गए, स्पीकर हो गया, डेप्यूटी स्पीकर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। तो ये सारे कम्स अंडर द चार्ज एक्सपेंडिचर। अब कुछ बातें रह गई थी नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में। नंबर ऑफ मेंबर्स हमने देखा था कि भाई ऑफ डिफरेंट कमिटीज, तो पीएससी में हमने देखा था आपका एस्टिमेट कमिटी में और आपका कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो इन सारे कमिटीज में हमने देखा था यहाँ 22 मेंबर थे, यहाँ भी 22 मेंबर थे, यहाँ 30 मेंबर थे, तो ये हम लोगों को सब मालूम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमिटी था, जिसका काम होता है जो बजट का जो थर्ड स्टेज है उसमें स्क्रूटनी करना बजट का, तो उसमें कितने मेंबर्स हैं? तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज में होते हैं, याद रखिए 31 मेंबर्स होते हैं। कमिटीज कितने होते हैं? 24, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नंबर ऑफ मेंबर जो है वो होते हैं आपके 31 और नंबर ऑफ कमिटीज 24 है, ठीक है। अब ये 31 मेंबर्स में ऐसा होता है कि भाई 21 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं आपके राज्यसभा से। ये आपके लोकसभा जो स्पीकर कहता है, स्पीकर आपको भेजता है नॉमिनेट करके, और राज्यसभा से आते हैं आपके 10 जो ऑब्वियसली चेयरमैन आपका सेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि एक कमिटी ऑन पेटिशंस था जिसमें, अच्छा हमने कहा जो 15 मेंबर बताए थे ना, कमिटी ऑन पेटिशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, तो उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। लोकसभा से होते हैं 10 मेंबर और राज्यसभा से होते हैं 10 मेंबर, टोटल होते हैं 25 मेंबर। 25 मेंबर होते हैं ऑन कमिटी ऑन पेटिशन। देन कमिटी ऑन प्रिविलेज, अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होता है कमिटी ऑन प्रिविलेज, तो उसमें भी आपके 25 मेंबर्स ही होते हैं। आपके होते हैं लोकसभा से होते हैं 15, यहाँ लोकसभा से 10 लिख दिया, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10, ठीक है। ये सब 25 मेंबर वाले हैं। तो देखिए 22 मेंबर वाले कंफ्यूज नहीं होएगा, 22 मेंबर मतलब पीएससी और पब्लिक सेक्टर 22, एस्टिमेट्स आपके 30, बाकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी सारे 31 हैं, 31, और ये कमिटी ऑन पिटिशंस 25 और आपके प्रिविलेज कमिटी ये 25। तो ये सारे जो आपके अलग अलग हैं मोस्टली इसमें 25 ही होता है, ठीक है। अगर आपसे बोले कितने रेशियो में होता है नॉर्मली, तो लोकसभा इस टू राज्यसभा जो है नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2:1 रेशियो में आपके सारे मेंबर्स होते हैं। तो ये सारे बातें हम लोगों ने डिस्कस करी ऑन कमिटी मेंबर्स। और भी कमिटी मेंबर्स है वैसे तो देखा जाए तो। गवर्नमेंट एश्योरेंस की बात करें, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, इसमें कितने होंगे? तो इसमें भी आपका 25 ही है, ठीक है। आपका बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में कितने? तो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी और रूल्स कमिटी में कितने हैं? तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में आपके 15 लोकसभा से, 11 राज्यसभा से, ऐड करिए कितना हो गया? 26 हो गया। तो यहाँ ये 26 हो जाता है। और रूल्स कमिटी में भी सेम, आपका 15 लोकसभा से और 11 आपका राज्यसभा से, ये भी आपका 26 हो गया। तो ये दोनों याद रखेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी और रूल्स कमिटी में होते हैं 26, और इसके अलावा गवर्नमेंट एश्योरेंसेस वाले कमिटी में 25, और बाकी ये सारे जो हमने देखा पिटिशंस का और प्रिविलेज का, इसमें सब में 25 होता है।
बाकी डीएससी और ये सब तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स हम लोग ने डिस्कस किए, और डिफरेंट कमिटी जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज इन द लोकसभा है उसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, कहां कहां से आते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके साथ ही हम लोग पूरा का पूरा पार्लियामेंट का जितना भी मेरे पास मटेरियल था, जितना भी जमा कर पाए थे, जितना भी कंपाइल हुआ था, सारा मटेरियल लगभग लगभग हम लोगों ने पार्लियामेंट का यहाँ पे फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सारे आर्टिकल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहला आर्टिकल है आपका 124 आर्टिकल। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है, आसान है भाई, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे आपका 125 कहता है कितना पैसा मिलेगा, कितना आपको पैसा मिलेगा, कितना सैलरी होगा, ये सारी बातें आपको लिखी गई है 125 में। अब 126, 127, 128 याद करना बहुत आसान है। 126 क्या बताता है? 126 बताता है एक्टिंग। कौन एक्टिंग? एक्टिंग सीजीआई अगर नहीं होगा तो एक्टिंग सीजीआई के मतलब एक होगा। उसके बाद 127 बताता है अबाउट एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस का कभी कभी एक कोरम होता है जजेस का, कितने जजेस तो होनी चाहिए, कोरम कभी कभी मेंटेन नहीं हो पाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस केस में एडहॉक जजेस रखे जाते हैं। तो एडहॉक जजेस के लिए आर्टिकल है 127। 128 होता है क्या? 128 इज अबाउट रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस को कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसके बारे में 128। तो 126, 127, 128 बहुत आसानी से चार चीजें हमें याद हो गई। 124 सुप्रीम कोर्ट, 125 आपका कितना पैसा, और बाकी ये तीन लगातार एक्टिंग, एडहॉक और रिटायर्ड जजेस, ठीक है। उसके बाद 129 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमको पता है क्या होता है कि कोई भी जब अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का होता है तो वो एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है किसी दूसरे केस में। एक बार एक जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस जजमेंट को कोर्ट किया जाता है हमें किसी दूसरे केस में एज एन एविडेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दिस इज कॉल्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट होगा कहां? ये कौन डिसाइड करेगा? भाई पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कहां कहां सुप्रीम कोर्ट होगा। तो ये बात हो गई। तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने देखी, आर्टिकल्स, बेसिक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब आगे के आर्टिकल्स हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब आर्टिकल्स को बेसिक हमारा होगा इसको याद करना। डायरेक्ट पूछते हैं कौन सा आर्टिकल क्या है, ठीक है, तो याद करेंगे हम लोग विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स में नहीं जाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 131 से लेकर 140 तक इसके जुरिस्डिक्शन की बात बताई गई है, जुरिस्डिक्शन के बारे में और अपील्स के बारे में, ठीक है। तो भाई जुरिस्डिक्शन के बारे में सबसे पहले 131 आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे आप जा सकते हो, जिसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। उसके बाद 131 ने नहीं पढ़ना है क्योंकि ये रिपेल हो गया है। 132 से 134 तक, 132, 33, 34 ये सब बात करता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब किस किस केसेस में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। 32 आपका बताता है कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। 33 बताता है आपका सिविल, और 34 बताता है क्रिमिनल केसेस। ये सारे केसेस आ जाते हैं आपके अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। 134 ये कहता है कि भाई अब कौन से केसेस अपील हो सकते हैं, इसका सर्टिफिकेशन देने का अधिकार किसको है, मतलब सर्टिफाई कौन करेगा कि अपील कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट अगर आपको ये परमिट सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ अब आप अपील कर सकते हैं, तभी आप अपील कर पाएंगे, तो ये सर्टिफिकेट देने वाली बात है। फिर 35 बताता है आपका पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स है और उसका क्या जुरिस्डिक्शन है, ये आपका 35 बताता है। 136 क्या बताता है? 136 बताता है स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अभी लीगल लैंग्वेज में ज्यादा नहीं जाते हैं, तो इसमें ये बताता है कि किस किस केसेस में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और ने जजमेंट दिया है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का अपीलेटी है एक तरीके से, तो इसके ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 137 की बात करते हैं, तो रिव्यू की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू जुरिस्डिक्शन की बात यहाँ पे होती है। उसके बाद 139, 38, 39, 40 ये 38, 138, 139 और 140 बताता है आपको कि किस तरीके से जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज हो सकता है। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इंक्रीज करने किस किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज 138, 139, 140, ठीक है। तो ये जुरिस्डिक्शन एनलार्ज करने के लिए 138 है, 139 भी सेम है। उसके बाद 140 भी एक तरीके से एंसिलरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, ये भी आपका एक ही तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ आपके चेंजेस हैं, लेकिन उसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते। 139A के बारे में बात करते हैं। 139A टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ केसेस आपके जब ट्रांसफर कैसे होते हैं आपके कोर्ट में, ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में आपका 139A के बारे में बात की हुई है। फिर से एक बार शॉर्ट में देखेंगे भाई। सबसे पहले ओरिजिनल देखा, यहाँ 32 से 34 हमने देखा क्या,
भाई आपका अपीलेट जुरिस्डिक्शन। उसके बाद 34 134A में हमने देखा कि भैया सर्टिफिकेट करना है। उसके बाद सारी पावर 135 में दी हमने। और 137 136 इस प्रकार के रिव्यू के बारे में बात कर रहा है, मतलब एक प्रकार का जुडिशियल रिव्यू ही हो गया ना 37 और 35। उसके बाद 38 39 40 में हम लोग बात करते हैं किस तरीके से जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 135 में क्या जुरिस्डिक्शन है और 38 से लेकर 40 तक जुरिस्डिक्शन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। बीच में 139 ये फंस गया, ये बात बताता है कि केसेस ट्रांसफर ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं टिल 140 तक हम लोग ने यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग बाकी इंपॉर्टेंट 41 से लेकर 147 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे। 141 और 144 ये सुप्रीम कोर्ट बताता है कि भाई हम बॉस है, हु इज द बॉस, बॉस है सुप्रीम कोर्ट, वो अपनी पावर बताता है। ठीक है, उसके बाद 142 और 143 की अगर हम बात करते हैं तो आपका ये बताता है 143 बहुत आसान है ना, 142 143 और आपका 147 को एक साथ हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, 142 हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो 143 और 147 जो है वो इंटरप्रिटेशन को लेकर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब 141 की बात करते हैं सबसे पहले। तो 140 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बोल दे, सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाए वो सारे कोर्ट के लिए बाइंडिंग है, सारे कोर्ट को उन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। बता रहा है ना बॉस कौन है, बॉस जो सुप्रीम कोर्ट है, रूल हमारे फॉलो करेंगे। उसके बाद 144 में एक और बात बताइए, और बॉस का क्या काम होता है, बॉस के सारे रूल्स मानते हैं, तो ये बॉस है सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट को रूल मानने पड़ेंगे। और बॉस क्या करता है, अपनी खिदमत कराता है दूसरे लोगों से। तो 144 में ये बोला कि जो आपका सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी जो है, ठीक है, वो सारी अथॉरिटी एड करेगी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी एड की जरूरत है तो भाई उसे एड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये बॉस काम करता है ना, बॉस की हेल्प कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो 141 और 144 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट बॉस क्यों है। 143 तो बहुत फेमस है भाई, ये तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब यह है प्रेसिडेंट को अगर लगे किसी एक मैटर में वो चाहते हैं कंसल्ट करना सुप्रीम कोर्ट को, तो 143 के तहत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है जिसमें प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। अब 147 भी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही है। अब ये प्रेसिडेंट नहीं, अगर नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई बेंच बैठती है, बना सकते हैं, तो वो आपका 147 है। तो 143 147 काम सही सेम है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 143 आपका एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा। और 147 में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो 141 हो गया, 144 हो गया, 143 हो गया, 147 हो गया। अब आते हैं 142 पे। तो 142 ये कहता है कि डिक्रीज, कोई भी डिक्री, ऑर्डर या सर्च ऑर्डर से रिलेटेड है, सर्च ऑर्डर से रिलेटेड ये सारी बातें हो गई। ठीक है, तो 144 हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद 146 आपका एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को मेंटेन करने में, उसके ऊपर है। और आपका 145 है रूल्स ऑफ कोर्ट, क्या क्या रूल्स हैं कोर्ट के, रूल्स ऑफ कोर्ट आपका 145 बता देता है। तो ये सारे 147 तक हम लोगों ने आर्टिकल देखी। तो अब बात करते हैं रेट जुरिस्डिक्शन की, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाम दोबारा रिपीट कर देते हैं भाई। हेबियस कॉर्पस होता है, मैंडेबस होता है, प्रोहिबिशन होता है, सर्ट्यूरेरी होता है, क्यू वारंटो होता है। इस सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और यूएस में इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। तो ये सारी बात तो पता चली, लेकिन आप पूछोगे है क्या, ये तो बताइए सर। तो देखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि भाई जो हमारा जो जुडिशरी है वो सेंट्रल और स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है, मतलब अलग अलग है लेकिन सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को देखता है वो। ठीक है, जो जुडिशरी है इंटीग्रेटेड है, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके अंदर हाई कोर्ट हो गया, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये आपस में इंटीग्रेटेड एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये सारे जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये आपके सेंट्रल लॉज जो है और स्टेट लॉज है, या कोई भी लॉ अगर बन रहा है उसका जो एडजुडिकेशन कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये एक बात है हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशरी की। यूएस में ऐसा क्यों नहीं है, तो यूएस में आपका सेंट्रल लॉज के लिए वही सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लॉज के लिए आपके स्टेट के कोर्ट हैं। तो सारे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है आपका यूएस का, वो ऐसा स्टेट लॉज में नहीं इंटरफेयर करेगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और सारे कोर्ट जो है, सारे लॉज, सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए जो जुडिशरी का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ जजेस की। नंबर ऑफ जजेस
सबसे पहले 8 थे, ठीक है, 7 जजेस और एक चीफ जस्टिस। उसके बाद 1956 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे 8 आपके जजेस हुआ करते थे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। फिर समय बदला, समय बदल के हुआ 10। कब 10 होता है? 1956 में। 1956 में नेहरू जी के टाइम पे 10 हो जाते हैं बाद में। ऑब्वियसली 10 का मतलब आप समझ जाइए कि 9 जजेस और एक चीफ जस्टिस। 56 के बाद फिर 1960 की आता है। 1960 में बढ़ के ये हो जाते हैं 13, ठीक है। उसके बाद 1960 के बाद 1977 पे आता है। 1977 में बढ़ के ये हो जाते हैं 17। 17 हो गए 1977 में। उसके बाद 1986 आता है। 1986 में ये 25 हो जाते हैं, ठीक है। चलो इतना अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इसके बाद याद रखिए 1986 के बाद 2008 में, 2008 का समय आता है। 2008 में ये बढ़ के हो जाते हैं 30। और एंड 2019 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2019 में इसका कैपेसिटी बढ़ा के कर दिया जाता है 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस आज के समय में है, जिसमें इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, यानी कि 33 प्लस एक चीफ जस्टिस मिला के हो गए 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है नंबर ऑफ जजेस। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है, ये देखते हैं। तो अभी सिस्टम समझते हैं। तो 2 कलेजियम सिस्टम होता है। कलेजियम सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चूज करते हैं। तो उस कलेजियम में क्या होता है? उस कलेजियम सिस्टम में एक तो CJI चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ आपके 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये मिलके बनता है कोलिजियम। और यही डिसाइड करता है कि भाई कौन कौन से जजेस होंगे आपके अपॉइंट इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद बात होती है कि गवर्नमेंट की इंक्वायरी होती है। गवर्नमेंट का काम केवल इतना ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि इंक्वायरी करे। तो इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, IB जो है, IB जो चूज करती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, ये आपका चूज करती है, ये देखती है, मतलब इन्वेस्टिगेट करती है इन लोगों के बारे में जिनको चूज किया गया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या ऑब्जेक्ट कर सकता है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर सकता है, ओनली वंस। एक बार कह सकता है कि जो आपने सिलेक्ट करके हमको दिया ये हमें पसंद नहीं है, आप दोबारा चेंज करिए। लेकिन दोबारा अगर सेम लिस्ट पकड़ा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो वो बाध्य है मानने के। तो ये हो गया कलीजियम सिस्टम, ठीक है। अब ये जो कलीजियम सिस्टम था, ये कलीजियम सिस्टम क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कोई कॉलेजियम सिस्टम की बात नहीं है। क्या किसी लॉ में गिवन है? ठीक है, तो किसी लॉ में भी गिवन नहीं है। ये अपने आप इवॉल्व हो गया, अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका एवोल्यूशन कर दिया। ये कैसे? हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो एज एन एविडेंस जो वो कोर्ट एंड रिकॉर्ड होता है। तो 3 जजमेंट आते हैं। सबसे पहला आपका होता है फर्स्ट जज केस। फर्स्ट जज केस होता है 1981 में। इसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है। गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे कोलिजियम ने गवर्नमेंट को नाम दिए, तो इन नामों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका पावर ज्यादा है जुडिशरी से अपॉइंटमेंट में। उसके बाद आता है सेकंड जज केस। सेकंड जज केस में सुनवाई होती है और यहीं से आपका कोलिजियम सिस्टम स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके ये फैसला करते थे, ठीक है। 2 सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलिजियम बनाते थे, मतलब बेसिकली 3 मेंबर था। उसके बाद आता है थर्ड जज केस। थर्ड जज केस आपका आता है, इसमें कह दिया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा एक्सपेंड किया जाता है। कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ अब 4 जजेस होंगे, ये मिलके बनाएंगे कॉलेजियम। तो ये कॉलेजियम सिस्टम का पूरा कहानी था। अच्छा, एक फोर्थ जज केस भी आता है 2015 में। 2014 में आपका मोदी गवर्नमेंट आती है और वो पारित करती है NJAC, किसके लिए? अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाता है और ओरिजिनल सिस्टम जो कोलिजियम का था उस पर वापस आ जाते हैं 2015 का फोर्थ जज केस। तो ये सारे केस, जज केसेस के थ्रू हमारा ये सिस्टम जो अभी बना हुआ है कोलिजियम का, ये इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की बातें करी है, हाई कोर्ट की बात कर लीजिए। अब देखिए, हाई कोर्ट के कोलिजियम के ऊपर एक आर्टिकल यहाँ पे मैं पढ़ूंगा और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आप भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। कई जगह कई सारी चीजें देखने को मिलती है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट वेबसाइट में क्या लिखा है देखते हैं।
इन्होंने कहा है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका रिकमेंडेशन भेजेगा 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करके, किसके लिए? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को चूज करेगा कौन, अपॉइंट करेगा कौन? अपॉइंट तो खैर अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है, मतलब इसको रिकमेंड कौन करेगा? रिकमेंडेशन देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये बनाएंगे कलीजियम आपका हाई कोर्ट जजेस को, नहीं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपको करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए। इसके बाद अब एक और कलीजियम है, ये तो बात होगी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। अगर हाई कोर्ट के दूसरे जजेस की बात हम लोग करें तब क्या सिचुएशन आएगा? तो तब सिचुएशन ऐसा है कि हमारा चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये रिकमेंडेशन करेगी दूसरे हाई कोर्ट जजेस का। ठीक है, ये इस वाले वेबसाइट से मैंने पिकअप किया है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसको ऑथेंटिकेट मान सकते हैं। तो ये बात हो गई हाई कोर्ट की। फिर आते हैं, अच्छा 1 2 3 केसेस हमने देख लिया, फर्स्ट जज, सेकंड जज और थर्ड जज केस भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसफर ऑफ जजेस की। तो ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जजेस क्यों होंगे? इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर ऑफ जजेस होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके व्यूज मांगेगा, किसके? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के। कौन से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? पहली बात, जहां से जज ट्रांसफर हो रहा है और जहां कोर्ट ट्रांसफर हो रहा है, इन दोनों से लेगा एडवाइस। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा चीफ जस्टिस के साथ एक सुप्रीम कोर्ट का जज और होगा, सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये सारा जो रिकमेंडेशन है ये इन राइटिंग भेजेगा कॉलेजियम के पास। कॉलेजियम आप लोगों को पता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं सीनियर मोस्ट, उनको मिलाकर बनता है। ठीक है, तो अब ये जो कॉलेजियम है फिर रिकमेंड करेगी और रिकमेंडेशन जाएगा आपके लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर से ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा और प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के बाद साइन होने के बाद ये हमारे अपॉइंट हो जाएंगे, जजेस का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसीजर जजेस का। एक और है, नंबर ऑफ जजेस देखे हमने, देखे ये नंबर ऑफ जजेस जो है इंक्रीज होते हुआ देख रहे हैं हम लोग। करता कौन है? पार्लियामेंट आपका इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन है में सबसे पहले तो एज आ जाता है। क्या कोई एज गिवन है? मिनिमम एज, कोई मिनिमम एज आपकी मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन के साथ साथ हाई कोर्ट में 5 ईयर का जुडिशियल एक्सपीरियंस हो, जज हो या तो एडवोकेट हो हाई कोर्ट में या किसी अदर कोर्ट में, और 10 साल का एडवोकेट का इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट के नजर में एक एक्सपर्ट होने चाहिए इंडियन लॉज के, एक्सपर्ट होने चाहिए इंडियन लॉज। तो ये सारे क्वालिफिकेशन होते हैं आपके। ठीक है, फिर बात करते हैं ओथ। तो ओथ तो इनको प्रेसिडेंट ही दिलवाएगा। ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं रिमूवल। रिमूवल के ग्राउंड क्या हो सकते हैं? मिसबिहेवियर हो सकता है या मिसकंडक्ट हो सकता है। मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट हो सकता है और दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी के साथ करेंगे तो ये इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, रिटायरमेंट की एज देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की एज है 65 और आपका हाई कोर्ट की रिटायरमेंट की एज है 62। तो रिटायरमेंट एज भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो ये सारी बातें हो गई हैं हमारे कोर्ट के बारे में। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चार्ज एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट भी हम लोग को क्लियर है। भाई सुप्रीम कोर्ट का तो सारा ही चार्ज होता है, लेकिन हाई कोर्ट का आपका जो सैलरी है, अलाउंस है, ये सारा चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। और इसका इनका जो पेंशन होगा हाई कोर्ट का, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछ सकता है, चेक कर सकता है आपके क्वेश्चन में। एक बात समझनी है हमको कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसे कहते हैं। भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैटर्स के पर अपना एडवाइस देता है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक ग्रुप ऑफ जजेस ही दे सकते हैं। तो 5 जजेस का मिनिमम एक ग्रुप होना चाहिए, एक बेंच होना चाहिए 5 जजेस का, तभी आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे अपनी राय दे सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट। तो कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में डिस्कशन हो तो
आपके 5 जजेस का एक बेंच बैठना चाहिए हमेशा, तभी हम इसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 5 या 5 से अधिक, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट टॉक अबाउट पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है? आर्टिकल 39A हमने देखा था, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो ये कहता था गरीबों को अधिकार होना चाहिए अपनी लीगल एड का। लीगल एड दीजिए आप पुअर को, ठीक है, फॉर द पुअर, लीगल एड फॉर द पुअर, दैट इज आर्टिकल 39A, राइट टू फ्री लीगल एड, ठीक है। तो ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट आता है 1980 में। इससे पहले ऐसा होता है कि भाई आपके साथ कुछ गलत हुआ, कोई भी लॉ ब्रेक हुआ, तो आप जा सकते हैं कोर्ट के पास, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते, कुछ गलत होना पड़ेगा तब जाके कोर्ट आपका अपना जजमेंट देगा। लेकिन 1980 के बाद एक पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, लेट अस से कि आप एग्रीव्ड है नहीं, आप यू आर नॉट द एग्रीव्ड, बट स्टिल यू कैन गो टू द कोर्ट्स। आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ लेकिन किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए आप जा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो ओरिजिन है कहां से हुआ था? यूएसए से हुआ था, और इंडिया में ये स्टार्ट किया था बाय जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर। वीआर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती का नाम इंपॉर्टेंट है, और ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में थोड़ी बहुत और बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमने रिमूवल देखा था कि लोकसभा राज्यसभा मिलके रिमूवल देख रहे हैं हम लोग, है ना। रिमूवल कैसे होगा उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले 50 लोग आपके राज्यसभा के और कम से कम आपके 100 लोग लोकसभा के, वो कह दें कि भाई आपको जज को हटाना है, ठीक है। इसके बाद केवल ये कह देंगे तो हट जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। पहले स्पीकर चेक करेंगे, स्पीकर चेक करेंगे कि क्या जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सही है। अगर इल्जाम गलत पाए गए तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर स्पीकर कहता है हाँ इल्जाम ठीक है, तो आगे मूव ऑन करेंगे। उसके बाद एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी। 3 मेंबर कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और कोई एक दूसरे जूरिस्ट होंगे। 3rd मेंबर विल बी अ जूरिस्ट। ये 3 मेंबर की कमेटी कहेगी कि हाँ जितना वो जो भी इल्जाम लगाए ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा। अगर ये कह देंगे कि भाई इल्जाम गलत है, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, कोई आपकी वोटिंग वगैरह नहीं होगी। उसके बाद जाके जब ये 2 प्रोसेस आपके हो जाते हैं, तब आके आपका तीसरा प्रोसेस आता है कि 2/3 मेजोरिटी से आपके लोकसभा और राज्यसभा में अगर ये पास हो जाता है, तब जाके रिमूवल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलो ये सारी बातें हो गई। अब कुछ और इसमें बात करते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी हम लोग देख लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कहता था कि फंडामेंटल राइट्स एनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स बेस्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा चाहे तो, जैसे मैं बोल रहा हूं सुन के नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंदिरा सावनी केस, ये आपका क्रीमी लेयर है, ओबीसी क्रीमी लेयर ओबीसी के ऊपर है इंदिरा साहने केस, INDIRA और साहने SAWHNEY, ठीक है, इंदिरा साहने केस। उसके बाद विशाखा केस इज ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है विशाखा केस। उसके बाद मेनका गांधी केस हमें पता है ट्रैवल अब्रॉड में ट्रैवल करने के लिए था। उसके बाद आपका बेला बनर्जी केस है वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक्ट के पीछे, ये वाला केस है बेला बनर्जी केस, वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक्ट। तो ये कुछ क्यूरेटिव पेटिशन के ऊपर जो हमारा इंपॉर्टेंट केस है दैट इज रूपा अशोक पूरा वर्सेस अशोक पूरा, ये वाला केस है ऑन क्यूरेटिव पेटिशन। तो अच्छा, कुछ आर्टिकल्स हमें पता ही है, जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल है 137, ठीक है। अच्छा, 122 आर्टिकल ये हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है। 122 आर्टिकल जो था दैट प्रोहिबिट्स सुप्रीम कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी नहीं कर सकती।
ये आर्टिकल 122 कहता है। और 105 में हमने देखा था कि भाई आपके जो प्रिविलेजेस हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आपका रिव्यू नहीं कर सकती। तो ये दो आर्टिकल्स आपके जुडिशियल रिव्यू को स्टॉप करते हैं इन कुछ केसेस में। तो ये यहाँ पे सारी बात यहाँ की कंप्लीट होती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं भाई। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमने पढ़ा था क्या, 129, अलग से याद रखिए इसको, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ 215 भी आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। 129 और 215, ठीक है। पीआईएल हमने देखा कि आर्टिकल 39A, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, 348 इंपॉर्टेंट है। 348 क्या कहता है, लैंग्वेज से रिलेटेड है ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केवल अंग्रेजी चलेगी, हिंदुस्तान में अंग्रेजी चलेगी। 348 आर्टिकल कहता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जाना चाहिए। तो अंग्रेजी आती होगी तभी आप कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस। तो इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल 348 में किया है। तो इसके साथ ही हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट की पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट करी। लगभग जो जो चीजें हो सकती थी इंपॉर्टेंट है वो सारी हम लोग इस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं ऑन सुप्रीम कोर्ट। तो आज का दिन हम लोग इसी में कंप्लीट करते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं कल नए आपके टॉपिक के साथ।